आप सभी का स्वागत है हमारी अनाबिया स्टोरीज में। एक बार दो बहनें जंगल से घास इकट्ठा करके अपने घर की ओर लौट रही होती हैं। दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थीं। अरे दीदी, हम दोनों एक साथ रहते हैं, जहाँ भी जाते दोनों साथ साथ। अगर दोनों बहनों की किस्मत एक जैसी रहे तो कितना अच्छा होगा ना। हाँ छोटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन एक जैसा नसीब मिलता कहाँ है। अब देखो ना, शादी होने के बाद तुम कहाँ और मैं कहाँ। अच्छा, अब जल्दी जल्दी घर चलो, बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ दूर जाने के बाद उन दोनों की नजर एक बड़े पेड़ की डाल पर गई, जहाँ दो रहस्यमयी और जादुई तोते बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। दीदी दीदी देखो ना, कितना प्यारा तोता डाल पर बैठे हुए हैं। वो दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर रहे हैं, है ना दीदी? कितनी मोहब्बत है उन दोनों में। वो दोनों बहनें आपस में बात कर रही थीं और चलती जा रही थीं कि तभी तोते की नजर दोनों बहन पर पड़ गई। अरे वो देखो, सामने कितनी खूबसूरत दो लड़कियां आ रही हैं। सच में ये दोनों तो वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। जितना खूबसूरत ये दोनों बाहर से हैं, उतना ही सुंदर इनका दिल भी होगा ना। हाँ, तुम सही कह रही हो। जितनी सुंदर ये दोनों हैं, काश इनकी किस्मत और इनका नसीब भी इतना ही सुंदर होता तो कितना बेहतर होता। नसीब? क्यों, क्या हुआ इनके नसीब को? मेरे हिसाब से तो ठीक ही लग रही हैं। और तुम्हें कैसे पता इसका नसीब? अरे क्या बताऊं, इनका नसीब तो बहुत बुरा है। बहुत दुख भरे पड़े हैं इन दोनों के जीवन में। बड़े विचित्र नसीब है इन दोनों का। इनके जीवन में आगे बहुत परेशानियां आने वाली हैं। मुझे तो इनके बारे में ही सोच सोच के बड़ा दुख लगा रहता है। काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता। जब वो दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वो दोनों लड़कियां उन तोतों के पास चलते हुए पहुंचती हैं, जिसमें से एक लड़की तोतों की भाषा जानती थी, जबकि दूसरी नहीं जानती थी। अरे वाह दीदी, देखो ना, करीब से और भी सुंदर दिख रहा है। मैंने तो इतने सुंदर पक्षी आज तक नहीं देखे। काश इन दोनों की भाषा हम समझ सकते। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं ये दोनों। आपको समझ में आ रही है दीदी? नहीं, मैं इसे नहीं बता सकती कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। अगर इसे बता दिया तो ये घर में सबको बोल देगी, फिर घर वाले टेंशन में हो जाएंगे। इसको मैं राज ही रखती हूँ। अरे मुझे तो बताओ, आखिर इनके नसीब में ऐसा लिखा क्या है? हमें भी तो पता चले। सुनना चाहते हो तो सुनो। इनमें से एक लड़की की किस्मत में मृत शरीर से विवाह करना लिखा है, वहीं दूसरी की किस्मत में एक बाघ से विवाह करना लिखा है। ओह, अब इन बेचारियों का क्या होगा? ये तो बहुत बुरा किस्मत है इन दोनों की। जब दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी वो दोनों लड़कियां उनकी बातें गौर से सुन रही होती हैं। बहन, अंधेरा हो रहा है, चलो यहाँ से, हमें जल्दी घर पहुँचना है। पिताजी, माँ सब चिंता कर रहे होंगे। रास्ते में चलते चलते उसकी बड़ी बहन सोच में पड़ जाती है और उदास हो जाती है। क्या वो दोनों पक्षी सच कह रहे थे? क्या हमारा नसीब सच में बहुत खराब है और मृत शरीर, बाघ, ये सब से विवाह करना पड़ेगा? हे भगवान, कैसा नसीब है हम दोनों का। कुछ ही देर में दोनों अपने घर पहुंचती हैं। घर पर उसके पिता और माता पहले से ही दोनों बहनों का राह देख रहे थे। तभी उसके पिताजी बोलते हैं, बेटी, इतनी देर कैसे हो गई? हमें बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मैं भी बड़ा भाग्यशाली पिता हूं अपनी बेटियों का। मेरा शरीर बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया। जो काम मुझे करना चाहिए वो मेरी बेटियों को करना पड़ रहा है। न जाने क्या लिखा है मेरी बेटियों के नसीब में। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने भी तो बहुत मेहनत करके हमें पाला पोसा कर बड़ा किया है। अब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा तो क्या हम भी आपका साथ छोड़ दें? आप फिक्र मत करो, हमारे नसीब में जो भी लिखा है वो होकर ही रहेगा। हम लोग इसे बदल नहीं सकते ना। कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रिया के दिमाग में वो बात असर करने लगती है, जिससे वो बहुत परेशान होती है। न ठीक से खाती है, न ठीक से पीती है। एक दिन उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या तुझे? देखती हूँ बहुत खोई खोई सी रहती है। कोई परेशानी है तो मुझे बता बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कुछ नहीं माँ, मुझे क्या परेशानी होगी? आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बेटी, बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम हम लोगों से कुछ छुपा रही हो। तू न ठीक से खाना खा रही है, न ठीक से किसी से बात कर रही है। अपनी हालत तो देख, कितनी कमजोर हो गई है तू।
मुझे लग रहा है तू मुझसे कोई बात जरूर छुपा रही है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाओ यहाँ से। प्रिया की बात सुनकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो दोनों बहन फिर जंगल जाती हैं घास इकट्ठा करने, जहाँ वही तोते फिर से आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे देखो, फिर वो दोनों खूबसूरत लड़की इधर आ रही हैं और बहुत चिंता में लग रही हैं दोनों। एक बात बताओ, क्या कोई समाधान नहीं है इन दोनों की नसीब को बदलने का? नहीं, इनके नसीब में एक बार जो लिखा गया है वो होकर ही रहेगा, अब वो नहीं बदला जा सकता। और वैसे तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? ओह, ये तो इनके साथ बड़ा बुरा होने जा रहा है। लेकिन इन दोनों बहनों को इस बारे में पता है? दोनों को नहीं, लेकिन एक बड़ी वाली बहन को ये सब पता है। वो हमारा मन की बात समझती हैं, इसीलिए तो वो चिंता में डूबी हुई हैं। दोनों तोतों की बात करते प्रिया फिर से सुन लेती है, जिससे वो और भी ज्यादा दुखी होती है। प्रिया उन तोतों की बात से इस बार इतना ज्यादा चिंतित होती है कि अब वो खाना ही बंद कर देती है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। मम्मी, दीदी को क्या हुआ है? ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। काफी दिनों से देख रही हूँ कि ये बहुत उदास रहती है। बेटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर प्रिया को क्या परेशानी है? वो मुझे कुछ बताती भी तो नहीं है। तुम फिक्र ना करो, आज मैं उनसे पूछ कर ही रहूंगी। आखिर वो हमसे कौन सा राज छुपा रही हैं? चलो उनके पास। प्रिया के माँ, पिताजी और बहन प्रिया के पास आते हैं, जिससे खूब जोर जबरदस्ती से उसके पिता उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। तब प्रिया बताती है, पिताजी, माँ, मैं बोलते हुए तोतों की भाषा समझती हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है बेटी, लेकिन तुम उदास क्यों रहती हो? परेशानी क्या है? पिताजी, परेशान होने वाली बात ये है कि जब मैं जंगल लकड़ियों के लिए जाती हूँ, मुझे वहाँ दो तोते बात करते हुए मिलते हैं और हमें देखकर कहते हैं कि इन दोनों बहनों का नसीब बहुत बुरा है, बहुत दुख तकलीफ है हमारे नसीब में। बस इतनी सी बात है और तुम उन तोतों की बात विश्वास कर रही हो? एक काम करो, तुम मुझे कल उन तोतों के पास लेके चलना, मैं भी सुनूं आखिर वे कौन से रहस्यमय तोते हैं जो तुम दोनों की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। अगली सुबह चारों जंगल की ओर निकल जाते हैं और उन्हीं दो तोतों के पास पहुंचते हैं। फिर बड़ी बहन प्रिया तोतों से बोलती है, देखो, मैं तुम्हारी भाषा समझती हूँ। तुम दोनों इतने दिनों से जो हम दोनों बहनों के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हो, मैं सब सुन चुकी हूँ। तुम दोनों सारी बातें विस्तार से समझाओ कि आखिर क्या होने वाला है हमारी जिंदगी में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारी भाषा समझ सकते हो। देखो, तुमने जो भी हमारे मुंह से सुना है वो सब सही सुना है। आगे क्या होगा, अच्छा बुरा, वो हमें पता नहीं, लेकिन फिलहाल हमें बुरा नसीब दिख रहा है। तुम ज्यादा चिंतित मत करो, सब अच्छे के लिए ही होगा। क्या हुआ बेटी, क्या कह रहे हैं ये तोते? हमें भी तो बताओ। प्रिया अपने पिता को सारी बातें विस्तार से बताती है। बेटी, इन तोतों की बातों को भूल जा, ये तो कुछ भी कह रहे हैं। नहीं पिताजी, ये सच कह रहे हैं और जो लिखा है ऊपर वाले ने वो होकर ही रहेगा। उसे ना आप मिटा सकते हैं और ना मैं। चलो अभी घर चलो, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। सभी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। प्रिया के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन प्रिया किसी की नहीं सुनती। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो तोते ऐसे ही बोल रहे हैं तो ठीक है, हम उस समय का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या होता है। बेटी, तुम आराम करो, कुछ ना कुछ उपाय जरूर ढूंढता हूँ। ये क्या हो गया जी? हमारी दोनों बेटियों के नसीब क्या सच में बहुत बुरे हैं? ईश्वर ने ये कैसी नसीब लिख दिया? एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ कोस दूर एक पहाड़ है, वहाँ एक बहुत ही तपस्वी ऋषि रहते हैं। मैं उन्हीं के पास जाता हूँ और उनसे कुछ उपाय पूछ कर आता हूँ। रो मत भाग्यशाली, सब सही हो जाएगा। मैं जाकर जल्दी से ही आता हूँ। प्रिया के पिता उस पहाड़ के पास जाते हैं जहाँ तपस्वी ऋषि रहते हैं। उस तपस्वी ऋषि को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाते हैं। प्रिया बेटी, मैं एक बहुत ही जाने माने तपस्वी ऋषि को लेकर आया हूँ, चलो, वो तुम्हारे भाग्य के बारे में बताएंगे। प्रिया और मीरा को उसके पिताजी उन तपस्वी ऋषि के पास लेकर आते हैं और ऋषि के पास बिठाते हैं।
ऋषि आंख बंद करके उन दोनों का भविष्य देखते हैं और कुछ देर बाद आंख खोलकर कहते हैं, जिन तोतों ने आप लोगों को इनके भविष्य के बारे में बताया है वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राह नहीं है। ऋषि, इसका कोई तो हल होगा। नहीं, इसका कोई हल नहीं है। जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। ऋषि, तो फिर हमें इतना बता दीजिए कि ये कब और कैसे होगा। हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूँ। इस महीने के आखिरी तक एक बाघ शाम के वक्त आपके दरवाजे पर आएगा। वो कुछ बोलेगा नहीं और कुछ देर बाद वो जाने लगेगा। तो आप एक काम करना, अपनी बड़ी बेटी से कहना वो उस बाघ के पीछे चली जाए जो उसके नसीब में होगा। और ऋषि, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इसका क्या परिणाम होगा? मुझे एक बाघ के पीछे भेज देना, ये कैसे हो सकता है ऋषि? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो बाघ अगली बार फिर तुम्हारे घर आएगा और उस वक्त उसका रूप बड़ा रौद्र होगा। वो तुम्हारे घर को तहस नहस कर जाएगा, तुम्हारे परिवार को मौत के घाट उतार देगा। तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना अगर तुम अपने परिवार का भला चाहते हो। ठीक है ऋषि, अब आप मेरी दूसरी बेटी के बारे में भी बता दीजिए, उसका नसीब में क्या लिखा है? बेटा, आज तुम्हारी दूसरी बेटी का भविष्य बताने का मुहूर्त नहीं है, मैं किसी और दिन बताऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। दिन बीतते गए और महीने का आखिरी हफ्ता आ गया। हर शाम दरवाजे पर सबकी नजरें टिकी रहती और फिर वही हुआ जैसा ऋषि ने कहा था। एक शाम सूरज ढलते ही घर के सामने सचमुच एक विशाल बाघ आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में न क्रोध था न हिंसा, बस एक अजीब सा सन्नाटा। वह कुछ देर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे जंगल की ओर मुड़कर चलने लगा। परिवार कांप रहा था, माँ रो रही थी, पिता के हाथ कांप रहे थे, लेकिन ऋषि की चेतावनी याद कर उन्होंने भारी दिल से अपनी बड़ी बेटी से कहा, बेटी, जो लिखा है वही करना होगा। बड़ी बेटी ने आंसू पोंछे, माता पिता के चरण छुए और बिना पीछे देखे उस बाघ के पीछे चल पड़ी। बाघ उसे जंगल के भीतर एक पुराने खंडहर तक ले गया। वहां पहुंचते ही बाघ की आंखों से तेज रोशनी निकली और वो अचानक एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने बताया कि वो एक श्रापित वन राज्य का उत्तराधिकारी है और केवल वही लड़की उसका श्राप तोड़ सकती थी जो डर के बावजूद उसके पीछे चलने का साहस करे। बड़ी बेटी की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद ऋषि फिर आए। इस बार उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी दूसरी बेटी का भविष्य बताने का समय आ गया है। उन्होंने बताया, दूसरी बेटी अपने परिश्रम और बुद्धि से एक साधारण लेकिन सुखी जीवन जिएगी, जहां शांति, प्रेम और सम्मान होगा। परिवार को तब समझ आया जो भाग्य में लिखा हो उससे डरना नहीं चाहिए। और इसी संदेश के साथ ये कहानी पूरी तरह समाप्त होती है।